तो बेटा अपन ने जब लास्ट क्लास में पढ़ा था तो अपन ने क्या पढ़ा था बेटा, मोल कंसेप्ट पढ़ लिया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या स्टार्ट करेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर। कि भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान से समझते हैं अपन। सबसे पहले एकदम धीमे धीमे इस बारे में बात करते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो अगर मैं तुझसे क्वेश्चन पूछूं बेटा कि बेटा जी बताओ एटम क्या होता है, अगर किसी का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, इसका मतलब उससे छोटा कोई नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है? बोलो बोलो, उससे छोटे हुए। भाई जो चीज एटम के अंदर है वो तो उससे छोटी हुई ना, तो फिर स्मॉलेस्ट पार्टिकल कैसे बोला? हाँ, देखो एटम के बारे में सबसे पहले ग्रीक फिलोसफर्स को पता लगा था। हमारी बात में उनको सबसे पहले ये पता लगा था, उन्होंने क्या किया कि बेटा एक एटम मतलब किसी भी चीज को वो तोड़ते गए। तो अगर किसी चीज को आप तोड़ते जाओगे, जैसे अगर मैं मार्कर को लूं, इस मार्कर को मैं तोड़ता जाऊं, तोड़ता गया, इसे तोड़ते तोड़ते कैसे पॉइंट पे पहुंच गया जिससे ज्यादा तोड़ना पॉसिबल नहीं था। जिससे ज्यादा तोड़ना पॉसिबल नहीं था। मैं इसे दो टुकड़ों में तोड़ा, फिर चार में, फिर आठ में, ऐसे तोड़ता गया और तोड़ते तोड़ते एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया जिससे ज्यादा तोड़ना पॉसिबल है नहीं था। उसी चीज को क्या हुआ, ग्रीक फिलोसफर्स ने ग्रीक लैंग्वेज में जिसको और नहीं तोड़ सकते उसी को एटम बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? एटम। जिसको और ज्यादा तोड़ा ही नहीं जा सकता, कुछ भी कर लो तोड़ते तोड़ते, मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट पहुंच गए उसको वो तोड़ नहीं पा रहे थे उस जमाने में। 11वीं सेंचुरी में वो तोड़ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया बेटा एटम। क्या नाम रख दिया? क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में जिसको तोड़ा नहीं जा सकता उसी को एटम बोलते हैं। अब 11वीं सेंचुरी में एटम किस काम का? जिस टाइम लड़ाइयां वड़ाइयां करते थे राजा वाजा, तो ले गया होगा अपने राजा के पास कि राजा जी देखो मैंने नई चीज लाया हूं, इसको तोड़ नहीं सकते। तो राजा ने कहा बहुत बढ़िया। तो राजा ने कहा किसी के सर पे मारे तो उसका सर फूटेगा कि नहीं? कि भाग यहाँ से, काहे को लेके आया ये चीज? भाई उस टाइम तो यही चाहिए ना, हथियार चाहिए थे। ये क्या काम का कि किसी के सर पे मारे सर फूटेगा कि नहीं? कि भाग यहाँ से, पैसा और खराब कर देता है। तो ये साइंस, ये बात वहीं पे खत्म हो गई। अब ये बात चलते चलते 16वीं सेंचुरी में आ गई और वहां पे आए डाल्टन जी। तो अब डाल्टन जी को ये कहीं पे पढ़ा हुआ लिखा हुआ मिल गया होगा कि अच्छा ऐसी भी बात होती है क्या, तो उससे पहले कहीं लिखा हुआ था नहीं, मतलब कोई मतलब कहीं पे किसी ने बोला नहीं ज्यादा। डाल्टन ने चीज को पढ़ा और कहा अच्छा ये बात है क्या, चलो जी अपन अपनी थ्योरी देते हैं। और नाम हो गया बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आ रही बात में? तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है देखो ध्यान से। तो डाल्टन ने वही ग्रीक फिलोसफर्स वाली बात उठाई और क्या कहा कि एटम किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो तोड़ा नहीं जा सकता। डाल्टन के हिसाब से आज के टाइम हमने तोड़ दिया है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे एटम क्या है, तो एटम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। उस टाइम में नहीं तोड़ा गया था इसलिए रख दिया एटम। तो नाम क्या है बेटा? अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, जिसको फर्दर तोड़ा ही नहीं जा सकता उसी को क्या बोलते हैं बेटा? एटम। ये बात समझ में आई बेटा? नेक्स्ट देखो ध्यान से कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ इसने नेक्स्ट बात क्या कही बेटा कि जो एटम होते हैं, जो सेम एलिमेंट के एटम होते हैं ना बेटा, वो सेम टाइप के होते हैं। सर सेम एलिमेंट सेम टाइप के कैसे? जैसे बेटा मैंने लिया आयरन का टुकड़ा, किसका टुकड़ा लिया? मैंने लिया कॉपर का टुकड़ा। ठीक है, तो इसने कहा कि एक आयरन के सारे एटम सेम है। एक आयरन के सारे एटम क्या है? सेम। तो सेम एलिमेंट के सारे एटम क्या हुए? सेम। सारे कॉपर के एटम क्या है बेटा? सेम। तो सेम एलिमेंट के एटम क्या होते हैं? सेम। लेकिन डिफरेंट एलिमेंट के क्या होते हैं? डिफरेंट। किसे डिफरेंट एलिमेंट कौन है? मैंने कहा आयरन और कॉपर। हमारी बात समझ? तो देखो डाल्टन ने पहली चीज तो सेम वही ग्रीक फिलोसफर वाली बात उठाई कि एटम क्या है कि वही चीज जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। फिर उसने कहा कि भाई एलिमेंट, फिर उसने क्या कहा कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम एंड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। के बात समझ में आई बेटा? तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम क्या होते हैं? डिफरेंट। और सेम एलिमेंट के क्या होते हैं? सेम। नेक्स्ट देखो, इसने नेक्स्ट बात क्या कही कि एटम होते हैं ना बेटा, सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं। किससे? सिंपल रेशियो क्या होता है? आप लोगों ने बेटा जनरली देखा होगा कि एटम इस तरह से बनते हैं ना बेटा, Al2O3 H2SO4, इस तरह के कंपाउंड देखे। तो इसने कहा कि एटम है वो इस तरह से कंबाइन होते हैं सिंपल रेशियो में, इस तरह से कंबाइन नहीं होते।
इस तरह से एटम कंबाइन नहीं होता जिसमें क्या चीज हो, जैसे निकल का 0.93। तो इससे पूछा ऐसा कंबाइन क्यों नहीं होता, तो उसने कहा एटम तो तोड़ ही नहीं सकते, तोड़ ही नहीं सकते तो उसका पार्शियल पार्ट कैसे ले सकते हो, या तो पूरा एटम आएगा या आएगा ही नहीं। भाई आपके पास या तो पूरा एटम आएगा या आएगा ही नहीं, जैसे HNO3 है तो एक हाइड्रोजन पूरा है, एक नाइट्रोजन पूरा और 3 ऑक्सीजन पूरे हैं। ऐसा नहीं है कि 3.5 आ गया, 3.5 आया मतलब आपने ऑक्सीजन तोड़ दिया, लेकिन डाल्टन ने तो कहा कि तोड़ ही नहीं सकते। तो ये तो डाल्टन की थ्योरी है, तो डाल्टन ने कहा मैंने अभी तुम लोगों को सिखाया ना कि क्या सिखाया, कि आप एटम तोड़ ही नहीं सकते, कि हाँ तोड़ ही नहीं सकते, तो तोड़ ही नहीं सकते तो आधा अधूरा एटम कहां से आएगा, या तो पूरा एटम आएगा या आएगा ही नहीं। तो इसने हमें क्या समझाया कि एटम कंबाइन इन ए सिंपल रेशियो एंड फॉर्म कंपाउंड लाइक Al2O3 Fe2O3 एटम नाइदर, क्लियर है, यहां तक समझ में आया। ये 3 पॉइंट इसने समझाया। फिर इसने कहा कि देखो मैंने इसने कहा एटम को तोड़ तो तुम सकते ही नहीं हो, और कि कोई माइकल लाल बना भी नहीं जो पैदा ही नहीं हुआ जो एटम बना सके, जो एटम है बना सके। तो क्या हुआ, एटम नाइदर क्रिएटेड नॉर ए डिस्ट्रॉयड, कि कोई माइकल लाल पैदा हुआ ही नहीं है जो क्या कर सके बेटा, एटम को बना सके और एटम को तोड़ सके। तो इसने क्या क्या बातें बताई, किसने कहा कि एटम सबसे छोटा एलिमेंट है, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट है जो फर्दर सब डिवाइड नहीं होता, सेम एलिमेंट के एटम सेम होते हैं, डिफरेंट के डिफरेंट होते हैं, एटम हमेशा सिंपल होते हैं, आप फ्रैक्शन में नहीं होते क्योंकि आप तोड़ ही नहीं सकते। नेक्स्ट वन इसने जो हमें चीज समझाई वो क्या समझाई कि बेटा कि कोई माइकल लाल पैदा ही नहीं हुआ जो एटम को बना सके और तोड़ सके, कि एटम सिर्फ भगवान ही बनाता है और तोड़ता वोड़ता तो कोई नहीं है। हमारी बात सुन, सारी गलत है, क्लियर है। अब देखो बेटा अपन क्या करेंगे कि हर थ्योरी को पढ़ेंगे, पहले तो उसकी अच्छाइयां करेंगे, फिर उसकी क्या करेंगे बेटा दबा के बुराइयां करेंगे। क्लियर है कि सर बुराइयां पे सर बुराई करनी तो पढ़ाई क्यों, सिंपल से एक बच्चे के मन में क्वेश्चन आता है, ये इसलिए पढ़ाई थी कि ताकि तुम्हें बता दें कि ऐसी गलत गलत बातें हो चुकी हैं, तो तुम कैसे कोई गधा का लूट के आ जाए कि लो मैं एक थ्योरी दे रहा हूँ। डाल्टन ने भी जो थ्योरी दी थी ना, तुम्हारे मन में आगे की थ्योरी दूं, तुम्हें सिर्फ सही वाली पता है, गलत तो तुम्हें लगता है ये भी तो सही थ्योरी हो सकती है, तुम आगे कह दो कि ये लो ये सही थ्योरी है। अब कितने गधों को मना करें कि ये गलत है गलत है, इसलिए अपन पढ़ाई देते हैं कि देख लो गधों ये बात गलत साबित हो चुकी है, इसे लेके मत आ जाना, इसलिए सबसे पहले गलत थ्योरी पढ़ते हैं। भाई अगर मान लो गलत थ्योरी तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें क्या पता गलत है कि सही है, तुम तो लेके आ जाओगे ये लो गलत थ्योरी, राज का तो ये भी तो सही बात है, फिर हमें प्रूव करना पड़ेगा देख ये पहले भी हो चुका है ये हो चुका है। ऐसे समस्या करनी है क्या, पढ़ा दो कि गधे अगर तेरे मन में ऐसी बातें हैं तो भूल जा, कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अपन सबसे पहले गलत थ्योरी पढ़ते हैं। आगे बात में अब अपन ने इसको बुराइयां करनी है मतलब ड्रॉबैक करना है। तो इसका पहला क्या था, इसने इसका जो पूरा का पूरा थीम इस बेस पे बेस था कि एटम तोड़ ही नहीं सकते, हमने एटम ही तोड़ दिया, हमने एटम ही तोड़ दिया। एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है न्यूट्रॉन, हमने सब पार्टिकल्स में तोड़ दिया। और अगर एटम को तोड़ दिया तो इसकी तो बात ही खत्म, इसका सारा कहना ही खत्म, बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखो बेटा एटम ऑफ सेम एलिमेंट, पहली बात तो गलत हो गई इसकी, इसने कहा तोड़ नहीं सकते हमने तोड़ दिया। फिर इसने एक चीज कही थी कि सेम एलिमेंट के एटम क्या होते हैं, सेम सेम एलिमेंट के एटम क्या होते हैं, हमने कहा इसने कहा सेम एलिमेंट के एटम तो सेम होते हैं और डिफरेंट के डिफरेंट होते हैं। अब हमने कहा कि आइसोटॉप्स का नाम सुना है, इसने कहा आइसोटॉप्स क्या होते हैं, मैंने कहा आइसोटॉप जैसे ये आइसोटॉप्स है, ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर लेकिन एटॉमिक मास है डिफरेंट। ये नाइट्रोजन के आइसोटॉप्स है, ये कार्बन के, ये ऑक्सीजन के, कि सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास, वो क्या कहलाते हैं बेटा आइसोटॉप्स। मैं कहूं ये तीनों ही हाइड्रोजन है, तीनों ही क्या है बेटा, कोई फर्क नहीं, तीनों हाइड्रोजन एटम है ये। कि सर हम तो हाइड्रोजन इसी को पढ़ते हैं, इनको तो पढ़ते ही नहीं है। अरे ये सबसे ज्यादा पाया यही जाता है, 99% होता है ये, सिर्फ इसलिए इसको पढ़ते हैं, इन दोनों को नहीं पढ़ते, कहानी खत्म। ये ड्यूटेरियम है, ये ट्राइटियम है, ट्रिटियम है, क्लियर है। लेकिन अब है तो तीनों हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, यहाँ सर तीनों हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, अगर तीनों हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं मतलब तीनों हाइड्रोजन के ही एटम है, लेकिन तीनों एटम अलग अलग है, देख लो सब तीनों का एटॉमिक मास अलग अलग है। तो क्या सेम एटम के भी, सेम एलिमेंट के भी डिफरेंट एटम हो सकते हैं, कि हाँ सर सेम एलिमेंट के भी डिफरेंट एटम हो सकते हैं। ये दोनों ही नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन एकदम परफेक्टली, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर से पता लगता है एटम का, लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है, इसका मतलब ये एटम अलग है। ये दोनों कार्बन के हैं, ये दोनों ऑक्सीजन के। तो हमने डाल्टन की थ्योरी पे कहा कि डाल्टन ने कहा था कि सेम एलिमेंट के एटम सेम हो, हमने कहा कोई जरूरी नहीं है,
हो सकता है दोनों के आइसोटॉप्स हो, तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन बी डिफरेंट ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप की एग्जिस्टेंस के कारण ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? पक्का? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, फिर इसने कहा था कि हमेशा एटम सिंपल रेशियो में कंबाइन होता है। ऐसा जरूरी नहीं है, जब आप एक आगे चल के सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ोगे तो उस चैप्टर में तुम साफ साफ देखोगे कि इस तरह के कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं, खूब एग्जिस्ट करते हैं, इनके खूब क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? पार्सर पर ये इसमें फ्रैक्शन में भी जुड़ते हैं, उसका मतलब डाल्टन भाई साहब फिर गलत था। फिर उसने कहा कि एटम बना तो सकते ही नहीं ना, वहां तो मैं सही हूं। तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है, और मैं कहूं 118 में 92 से ऊपर के सारे एलिमेंट, इन्हें बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक। क्या बोलते हैं? 92 पे यूरेनियम है, 92 से ऊपर वाले सारों को बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक। क्या बोलते हैं? और ये सारे हमने बनाए हैं, सारे हमने बनाए, मतलब इनका फॉर्मूला भगवान को ही नहीं पता, अर्थ में ही नहीं कहीं पर भी, अर्थ में कहीं है ही नहीं, मतलब हमने बनाए। और अगर हमने बनाए तो सिंपल सी कहानी है, क्या हुआ बेटा, हम क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? हमने एक एटम है टेक्नीशियम नाम से, टेक्नीशियम नाम से 43 पर, ये अर्थ पे पाया जाता है लेकिन बहुत रेयर है, अर्थ पे बहुत रेयर है, हमने बना दिए। तो अब तुम में से कोई कहेगा सर इतने शाने हो तो फिर सोना ही बना लो, गोल्ड भी बना लो, चांदी बना लो, कहीं कोई फोकट के नोटंकी अगर रखी है, बना सकते हैं। लेकिन बात वही है बेटा, बनाने में इतना ज्यादा खर्चा लगता है जितना जमीन से निकालने में नहीं लगता, इसलिए हम जमीन से निकाल रहे हैं। प्राइस का खेल तो इसी पे है ना भाई, हमें पैसा भी तो हम कहेंगे बनाने में इतना महंगा पड़ रहा है, जमीन से निकाल लो, कहीं को बनाना, जब दुनिया में कहीं खत्म हो जाएगा तो बना भी देंगे। बोलो कोई दिक्कत है? आगे बात समझ में? पक्का? चलो जी, अब बात करते हैं बेटा डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसकी बात करते हैं बेटा डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। देखो बेटा डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स उन्हें बोलते हैं बेटा जो हर एलिमेंट में पाए जाते हैं, हर एटम में होते हैं, वो सेम ही नेचर के होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, आपने नाइट्रोजन का लेना चाहे ऑक्सीजन का लेना, किसी भी चीज का लेना, इलेक्ट्रॉन सेम ही होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सेम। हमारी बात में इसी तरह से आप किसी का भी लेना, क्या बोलते हैं इसको, प्रोटॉन, सेम होता है। किसी एटम का न्यूट्रॉन लो, क्या होता है? सेम। इसलिए हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल, मतलब वो पार्टिकल जो फंडामेंटल है कि ये तो चाहिए ही चाहिए। जैसे घर बनाने के लिए क्या चाहिए? ईंट चाहिए, सब घरों में ईंट होती है, कहानी खत्म। तो ईंट क्या हुआ? ईंट और सीमेंट क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल है। बाकी आप टाइल्स वाइल्स लगाते हो, तुम्हारी मर्जी है, बाकी इंटीरियर सबका अलग हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल तो सेम चाहिए सब घर बनाने का, कि सबके घर में दीवारों में ईंट लगी है, कहानी खत्म, सीमेंट लगी। तो वही कहानी है बेटा, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऐसी चीज जो सेम है, हर एटम में सेम, हर में मिलती है। क्लियर है? तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट नहीं, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, कि भाई कैथोड रे की डिस्कवरी कैसे हुई। थोड़ा सा पर इसको छोटा कर लेते हैं ताकि बोर्ड में आ जाए। अब देखो ध्यान से, ये बहुत बड़ा है। जम नहीं रहा, दोबारा बनाना पड़ेगा। ऐसे में समझ लोगे? समझ लो ना इसी में। देखो ध्यान से, देखो बेटा डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, ध्यान समझो। देखो डिस्चार्ज ट्यूब बहुत सिंपल सा खेल है। डिस्चार्ज ट्यूब बहुत सिंपल सी क्या है, एक ट्यूब है, ठीक है। जो डिस्चार्ज ट्यूब, इस एक्सपेरिमेंट में क्या था बेटा, हमने ग्लास की ट्यूब ली। हमने क्या ली बेटा? ग्लास की ट्यूब, जैसे ये ले रखी है, ये ग्लास की ट्यूब ली बेटा, और हमने इसमें क्या किया बेटा,
किस पे हाई वोल्टेज जनरेट कराया। क्या जनरेट कराया बेटा, हाई वोल्टेज। ये ग्लास की ट्यूब है बेटा अपनी, इस ग्लास की ट्यूब में बेटा अपन ने क्या लिया, अलग अलग गैस ली, कभी हाइड्रोजन ली, कभी नाइट्रोजन ली, कभी ऑक्सीजन ली, अलग अलग गैस को अलग अलग टाइम पे इसमें भरा था। और हमने इस पे एक बैटरी लगाई बेटा, वो बैटरी है 10⁴ वोल्ट की। कितने वोल्ट की है बेटा, 10⁴ वोल्ट। 10⁴ वोल्ट का मतलब समझते हो, तुम्हारे घर पे लाइट आती है 220 वोल्ट की, जयपुर से हटा दी, इतनी वोल्टेज है। क्लियर है। तो इतनी हाई वोल्टेज लगाई अपनी, इतनी क्या लगाई बेटा, हाई वोल्टेज। अब आपको पता है बैटरी का जो बड़ा वाला डंडा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव एंड होता है। और जो पॉजिटिव एंड से जुड़ी हुई प्लेट क्या कहलाएगी बेटा, एनोड। क्या कहलाएगी, एनोड। ये जो प्लेट लगी हुई है ना, ये क्या कहलाएगी बेटा, एनोड। क्या कहलाएगी, एनोड। बोलो इसमें कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखो, इस बैटरी के नेगेटिव एंड से जो प्लेट जुड़ी है उसका नाम क्या है, कैथोड। क्या है बेटा, कैथोड। बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखो, हमने क्या किया बेटा, इसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग गैस भरी, कभी हाइड्रोजन भरी, कभी नाइट्रोजन भरी, कभी ऑक्सीजन भरी। अलग अलग टाइम पे भरी हुई, एक साथ नहीं। कभी हाइड्रोजन भरी, कभी नाइट्रोजन, कभी ऑक्सीजन। और इन्होंने अलग अलग गैस के एटम भरे और इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। इन्होंने क्या शुरू किया बेटा, एक्सपेरिमेंट शुरू किया। कभी हाइड्रोजन का एटम भर दिया, कभी नाइट्रोजन का, कभी ऑक्सीजन का, और हाई वोल्टेज लगाया। लेकिन इतनी हाई वोल्टेज लगाने से क्या हुआ बेटा, कि कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं आया। सिर्फ आया तो बिजली का बिल आया। ये तो वेस्ट हुई ना, कुछ भी नहीं हुआ। तो इनको किसी ने समझाया कि कर क्या रहे हो तुम गधे लोगों, कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कि क्या कि हम एटम को तोड़ रहे हैं। कि अच्छा कुछ हुआ, कि कुछ नहीं हुआ। कि एक बात बताओ, तुमको एटम दिखता है कि नहीं दिखता। क्या तुम्हें क्या पता, अगर वो टूट भी गया तो तुम्हें कौन सा दिख रहा है, जो चीज मुझे दिखी ही नहीं है, अगर वो टूट भी गई तो मुझे क्या पता लगेगा। बोलो भाई, अगर कोई मुझसे कोई कहे कहे कि मंगल ग्रह पे एक चीज टूट गई, अब मुझे दिखता ही नहीं है वहां तक, टूट गई होगी, मुझे क्या पता लगेगा। भाई जो चीज मुझे दिखती ही नहीं है इसके अंदर, वो टूट गई, इसका मुझे क्या पता। भाई मैं कहूँ यहाँ हवा में से कोरोना चला गया, अब मुझे दिखता ही नहीं, क्या पता चला गया होगा। अरे बात समझ, तो उसको सबूत क्या हो, तो इन्होंने कहा यार बात तो सही है यार, जो चीज टूट दिखती ही नहीं, अगर वो टूटेगी तो हमें क्या पता लगेगा। तो उन्होंने क्या किया बेटा, कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में दोनों तरफ जिंक सल्फाइड की कोटिंग की। किसकी कोटिंग की बेटा, जिंक सल्फाइड की कोटिंग की दोनों तरफ, इस तरह से। इस जिंक सल्फाइड की कोटिंग से क्या होता है, क्या होता है जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंस है। क्या है बेटा, फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट क्या होता है बेटा, कि ऐसे केमिकल जिन पे लाइट गिरने पे वो चमके, उन्हें फ्लोरोसेंट बोलते हैं। जैसे आप देखते हो जो रोड पे अपने जो लगे रहते हैं, साइन बोर्ड लगे रहते हैं, उन पे जैसे लाइट गिरती है वो गजब का चमकते हैं, और लाइट हटते चमकना बंद हो जाते हैं। इन्हें फ्लोरोसेंट बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट। आज बात में, तो ये बेटा अपना जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट है, इस पे कोई चार्ज पार्टिकल गिरेगा तो ये चमकेगा, तो ये चमकेगा। हमारी बात में, जैसे गिरेगा ये चमकेगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्लोरोसेंट। क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट। ये दोनों तरफ लगाया, फिर एक्सपेरिमेंट शुरू किया। और बेटा जी एक्सपेरिमेंट तो शुरू किया, अब भी कुछ नहीं आया, बस बिजली का बिल आया, कुछ हुआ ही नहीं। फिर इनको किसी ने समझाया कि गधे कर क्या रहे हो तुम लोग, कि हमने 2 वोल्टेज इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं इधर, बस यही कर रहे हैं। यार एक बात बताओ, इतना वोल्टेज लगाने से कोई इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो व्लो थोड़ी हो रहा है। भाई कर क्या रहे, दो तारों को ऐसे हवा में पकड़ रखा है, दो तार टच करने में तो करंट फ्लो करता ही है, यूं पकड़ रखा है, क्या करंट फ्लो होगा क्या, कुछ हो ही नहीं रहा। फिर इनको किसी ने समझाया कि गैस होती है वो इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होती है, हवा में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता। अगर हवा में बहुत ज्यादा, और हवा में हो सकता है बहुत हाई वोल्टेज लो प्रेशर बने, जैसे अपने पास बिजली चमकती है, तो वो बिजली अगर मान लो हवा कंडक्टर होती है तो सारे मर नहीं जाते, पूरे शहर में फैल जाती ना। वो तो बहुत इतनी हाई वोल्टेज होती है कि पूरे जयपुर को उसको के लिए बहुत, मतलब जयपुर के लिए भी बहुत ज्यादा, जयपुर से भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पूरे जयपुर को चाहिए तो पूरे जयपुर मर जाना चाहिए। लेकिन हवा क्या है, नॉन कंडक्टर। क्या है बेटा, नॉन कंडक्टर, नॉर्मल प्रेशर पे। तो उन्होंने किसी ने समझाया कि थोड़ा पढ़ के आओ, यूं लग रहे हो। तो उन्होंने थोड़ी स्टडी की, अच्छा कि लो प्रेशर क्रिएट हो ना, तब गैस से भी क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कर जाती है। क्या बन जाती है, कंडक्टिविटी शो करती है। तो हाई वोल्टेज तो लगा ही रखा था। फिर उन्होंने एक वैक्यूम पंप लगाया। क्या लगाया बेटा, एक वैक्यूम पंप। इस वैक्यूम पंप से इन्होंने क्या किया कि पूरा प्रेशर जीरो नहीं कर दिया, इन्होंने गैस का अंदर का प्रेशर कम करते गए, और इस ट्यूब के जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर गैस का प्रेशर लो करते रहे, और लो कर क्रिएट लो प्रेशर इन्हें डिस्चार्ज ट्यूब। और कितना लो कर दिया बेटा, 10⁻⁻⁴ atm, इतना लो कर दिया।
आरी बात में प्रेशर लो करते हुए कितना लो कर दिया 10 की पावर माइनस 4 एटीएम। बोलो कोई दिक्कत है? आगे बात में कितना कम कर दिया बेटा, क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो ध्यान से कि भाई प्रेशर करते हुए कितना कम हो गया 10 की पावर माइनस 4 एटीएम। अब देखो ध्यान से कि जैसे उन्होंने इतना लो प्रेशर किया, इससे हुआ क्या बेटा, इससे गैसों का आयोनाइजेशन हुआ। गैसों का क्या हुआ बेटा? गैसों के आयोनाइजेशन को अपन इस चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे। होता क्या, अभी जैसे सिंपल सा बता दूं, आयोनाइजेशन का मतलब होता है गैस के पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन का बाहर है निकल जाना। जैसे हाइड्रोजन है, तो जैसे मैं अगर बात करूं बेटा हाइड्रोजन क्या होता है, कि सर हाइड्रोजन जो होता है ना, उसमें एक प्रोटॉन होता है, एक क्या होता है बेटा, प्रोटॉन, और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, सेम होता है, और नेचर में ऑपोजिट होता है, एक का पॉजिटिव तो एक का नेगेटिव। इसलिए हाइड्रोजन कैसा है बेटा, न्यूट्रल एटम है। कैसा है? न्यूट्रल। अगर इस हाइड्रोजन में से मैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं, तो हाइड्रोजन के पास बचेगा क्या, एक प्रोटॉन। और प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है, तो हाइड्रोजन में चार्ज कैसा है बेटा, पॉजिटिव। हाइड्रोजन में चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव। क्या बात समझ में आई बेटा? बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? अब देखो ध्यान से, सेम कहानी अगर बेटा नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में क्या होता है कि सर नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन तो होते ही। तो इसलिए नाइट्रोजन कैसा है, न्यूट्रल है। कैसा है? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव। जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं, नाइट्रोजन के पास क्या बचेगा, कि सर 7 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। कि सर 7 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, जब 7 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो क्या एक प्रोटॉन ज्यादा है, तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। सेम कहानी ऑक्सीजन में है बेटा। ऑक्सीजन में क्या होता है, 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन तो न्यूट्रल है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो तो बचेगा क्या, 8 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। और 8 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन मतलब एक पॉजिटिव पार्टिकल ज्यादा है, तो चार्ज कैसा हुआ, पॉजिटिव। इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं? अपन इसी को पढ़ेंगे आगे चल के चैप्टर्स में कि ये क्यों होता है। तो जैसे ही उन्होंने बेटा हाई वोल्टेज जनरेट किया, ये गैसें आयोनाइज होगी। गैसें क्या होगी बेटा, हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन, सब में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अब ये बात तो मैंने तुम्हें बताई है, उनको थोड़ी पता थी, वो तो जानते नहीं थे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। उन्होंने क्या किया बेटा, जैसे ही हाई वोल्टेज और लो प्रेशर जनरेट किया, तो उनको कुछ नहीं पता था ये। उन्होंने जैसा ही ऐसा किया, अचानक से देखो बेटा ये इलेक्ट्रॉन निकले। अगर मैं तुम्हें समझाने के लिए समझाऊं तो इलेक्ट्रॉन निकले, और ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। स्पीड के साथ दौड़े इधर, स्पीड के साथ इधर दौड़े। अब देखो बेटा ध्यान से, इन एनोड के बीच में बहुत मामूली से होल्स होते हैं। बहुत मामूली से क्या होते हैं, बहुत छोटे से होल्स। तो बहुत तेजी से भागे और भागते हुए एनोड को पार कर गए, और पार करके पीछे क्या लगा था, जिंक सल्फाइड। और जिंक सल्फाइड पर टकराएंगे तो क्या आएगा बेटा, शाइनिंग। क्या आएगी? अब देखो हुआ क्या, इन्होंने जैसे हाई वोल्टेज लो प्रेशर जनरेट किया, अचानक से एनोड के पीछे ये जिंक सल्फाइड चमकने लग गया। इनको नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, ये जो मैंने बनाया तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बनाया। अचानक से जिंक सल्फाइड चमकने लग गया बहुत तेजी से, क्लियर है? और इधर कुछ नहीं हुआ, इनके एक्सपेरिमेंट में आगे चल के तो होगा। इनको इधर कुछ नहीं दिख रहा था, और इसके पीछे दबा के चमक आ रही थी। अब सोच के देखो, तुम इधर मुंह करके खड़े हो, अचानक से इस दीवार पे लाइट आ जाए, जैसे लाइट चमकेगी तुम पीछे मुकर के देखोगे कि नहीं देखोगे, तुम्हें पता है लाइट पीछे से आई होगी। तो जैसे ही बड़ा यहां चमक आ रही है, इसका मतलब इधर से कोई आ रहा है। भाई इनको तो इधर चमक दिखी, तो इन्होंने कहा इधर से कोई आ रहा है। इधर से आ रहा है, इधर कौन है, कैथोड। तो इन्होंने कहा कैथोड से कोई चल के आ रहा है। इन्होंने क्या कहा, कैथोड से कोई चल के आ रहा है, और नाम क्या रख दिया बेटा, कैथोड रे। समझ में आया बेटा, कैथोड रे नाम क्यों रखा, जबकि क्या कैथोड से आया क्या, नहीं कैथोड से नहीं आया भाई, क्लियर है? फिर भी नाम क्या रख दिया, कैथोड रे। बोलो कोई दिक्कत है? आगे समझ क्यों, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि कोई कैथोड से आ रहा है, और अब जब लगा तो नाम तो कैथोड रे रखेंगे ना बेटा। बोलो कोई दिक्कत है? इन्होंने ये चीज, अब इन्होंने कहा ये तो तोड़ दिया बेटा। इस एक्सपेरिमेंट में बेटा एक फेराडे था, एक जूलियस प्लूकर था। दो तीन जने थे, अपने क्या मतलब इनसे। अब ये जूलियस पुलकर इसका इंजीनियर था बहुत अच्छा, ठीक है। और इन्होंने क्या किया बेटा, एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने क्या किया, जूलियस पुलकर अप्लाइड हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर ऑन डिस्चार्ज ट्यूब ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ ए गैस, ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ ए गैस, some invisible ray, some invisible ray move from cathode to anode, move from
cathode to anode. Since these ray are seem to be originated, since these ray are seem to be originated from cathode, इन्हें ऐसे लगा ये कहां से ओरिजिनेट हुई है, कैथोड से. So they named this कैथोड रे. इसलिए इन्होंने नाम क्या रख दिया बेटा, और उन्होंने हल्ला मचा दिया, हमने एटम तोड़ दिया, हमने एटम तोड़ दिया. हल्ला मचा दिया तो लोग आ गए, लोगों ने कहा तोड़ा है तो बताओ क्या क्या तोड़ा तुमने, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दो. भाई चीज आपने कोई चीज अगर तोड़ी है तो उसके बारे में बताओ. तो इन्होंने बताया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे, कि कैथोड रे के क्या क्या गुण है, कैसे दिखती है, क्या उसका नेचर है. तो देखो उसके सबसे पहले बात करें तो उन्होंने एक चीज कही कि ये कैथोड रे ना, ये सीधी चलती है. कैसे चलती है, और बहुत तेज चलती है. सीधी चलती है. ब्लैक वाले रेड वाले को मत देखना, ब्लैक वाले में देखो कैसे चल रही है बेटा, सीधी. सीधी चलती है, और क्या है बेटा, बहुत तेज चलती है. क्या बात समझ में आई बेटा, सीधे चलती है कि सर बहुत तेज चलती है, इसका क्या प्रूफ है, वो तो दिख ही जाता है तेज चलती हुई कोई चीज. जो चीज तेज चलती है वो तो पता लगता है ना. जैसे एक्सपेरिमेंट ऑन होता है वहां बहुत खतरनाक चमक आता था, हमने कहा तेज चल रही है. फिर हमें एक था कि सीधी चलती है, इस बात का क्या गारंटी है. तो देखो बेटा, अगर आप किसी पेन को पकड़ना और उस पर एकदम सामने बैटरी रखना, अगर उस पर एकदम लाइट सीधी गिरेगी तो जितनी उसकी हाइट उतनी उसकी क्या बनेगी, पीछे शेडो बनेगी उतनी हाइट की. और अगर लाइट टेढ़ी मेढ़ी करोगे तो शेडो की लेंथ बदल जाएगी. आप खड़े हो, अगर आप पे लाइट सन लाइट टेढ़ी गिर रही है तो आपकी हाइट भी, आपकी जो शेडो बनती है वो अलग तरह से बनती है. और सीधी गिरेगी तो आपकी जितनी हाइट है उतनी ही लाइट की क्या बनेगी बेटा, शेडो बनेगी. ये शेडो की खासियत होती है बेटा. तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया. यहाँ पे क्या रख दिया है कि ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट रखा उसके पीछे शेडो बनी, उसके पीछे क्या बनी, शेडो, उतनी हाइट की शेडो बनी. तो हमने कहा लाइट कैसे चलती है, सीधी. ये सीधी लाइट से पता करने का तरीका है, सामने रख दो, अगर उतनी जितने जिस हाइट का ऑब्जेक्ट रखा उसी हाइट की शेडो बनी तो हम कहेंगे लाइट सीधी चलती है. क्या चलती है, सीधी. और तेज का तो पता ही है. अब ये पहली प्रॉपर्टी होगी. इन्होंने लोगों को कहा कि कैथोड रे क्या है बेटा, कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विथ वेरी हाई वेलोसिटी. सीधी चलती है और तेज चलती है. आगे क्या कहा, एंड प्रोड्यूस शेडो, एंड प्रोड्यूस ए शेडो. क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट. प्रोड्यूस शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ. उनके रास्ते में आने वाले ऑब्जेक्ट का क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, शेडो प्रोड्यूस करती है. बोलो कोई दिक्कत है, पक्का. नेक्स्ट देखो बेटा, जो कैथोड रे बेटा, इनको लोगों ने कहा यार इस बात का क्या सबूत है कि जो कैथोड रे ये तुम्हारी लाइट नहीं हो सकती. कि चमक रहा है ना पीछे, कि चमक तो लाइट की वजह से भी आ सकती है. इसका क्या सबूत है कि ये एटम को तोड़ने के बाद कोई पार्टिकल ही निकला है, हो सकता है उसमें से कोई लाइट निकली होगी. लाइट तो पार्टिकल नहीं है. यार बात तो तुम्हारी भी सही लग रही है, रहने दो. एक और दे, ढक्कन दे इसमें. टेप नहीं है क्या पेन पे, वो देते. हाँ तो कोई दूसरा दे दे. जो बेटा आपने बचपन के अंदर एक कभी भागते समय पेडल व्हील यूज किया है, क्या होता है पेडल व्हील, चरखी लेके भागते थे ना जो घूमती थी, इस चरखी से जिसमें पंखा लगा होता था, ऐसी ऐसी होती ना, इसको तुम लेके भागते थे और ये घूमती थी, उसे पेडल व्हील बोलते हैं. क्या बोलते हैं, पेडल व्हील. तो बेटा ये पेडल व्हील टाइप में क्लियर है. अब मैंने कहा ये पेडल व्हील है तो उनका ये लाइट भी दो सकती है, तो उन्होंने पेडल व्हील को लाइट के सामने कर दिया ऐसे. क्लियर है. और कहा घूम, तो नहीं घूम रहा. क्या देगा लोगों का, नहीं घूम रहा ना, कि नहीं घूम रहा, कि पेडल व्हील को लाइट नहीं घुमा सकती. कौन नहीं घुमा सकती, लाइट. तो उन्होंने इसके अंदर रख दिया. जैसे इसको अंदर रखा ये पेडल व्हील तेजी से घूमने लग गया. तो कहा देखो ये लाइट नहीं है. अगर ये लाइट होती, देखो बाहर वाली लाइट के सामने क्या घुमा, क्या नहीं घुमा, तो अंदर वाली लाइट से भी नहीं घूमना चाहिए था. तो लोगों ने कहा ठीक है लाइट तो नहीं हो सकती, हवा तो चल सकती है. बोलो हवा चल सकती है नहीं चल सकती, चल सकती है ना. अरे कहां से चलेगी, वैक्यूम पंप लगा रखा है, प्रेशर लो कर रखा है, लो प्रेशर कर रखा है कि नहीं कर रखा. भाई हमने वैक्यूम पंप लगा के पहले लो प्रेशर क्रिएट कर रखा है, तो हवा चलना तो भूल जाओ. हमारे पास में हवा हवा चलना भूल जाओ हमारे पास में. अब क्या है विचार कि सर अब सिंपल सी कहानी है, आप पेडल व्हील घूम रहा है, उसके पीछे अब एक ही लॉजिक हो सकता है, लाइट है नहीं, क्यों लाइट घुमा नहीं सकती, हवा चल नहीं रही,
अब एक ही चीज है, जो इससे कोई चीज आके टकराए, अगर मैं टकराऊं तो मेरा हाथ क्या है, मेरा मास पार्टिकल है, और मास पार्टिकल टकराने से क्या हो रहा है बेटा, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। क्या हो रही है बेटा, ये थोड़ा पेडल व्हील अपना खराब करवा ली, ठीक है। ये मास पार्टिकल टकरा रहा है बेटा, इसके कारण ये घूम रहा है, तो इसमें मास पार्टिकल आके टकराया, ये घुमा। तो एक ही कंडीशन हो सकती है कि कोई पार्टिकल आके इसके पंख से टकरा रहा है, और मास पार्ट जैसे ये है, इसके हाथ से मेरा हाथ आगे टकरा है तो घूम रहा है, तो हाथ एक मास पार्टिकल है, तो एक मेटल पार्टिकल आगे से टकरा रहा है तो ये घूम रहा है। तो इसका मतलब इससे कोई ना कोई पार्टिकल आगे टकरा रहा है, और पार्टिकल आगे टकरा रहा है इसलिए ये गोली हो रहा है, क्या घूम रहा है। ये बात समझ में आई बेटा, बोलो कोई दिक्कत है इसमें, कि कोई ना कोई मास पार्टिकल इससे टकरा रहा है, यहां तक समझ में आया। तो इसी को क्या बोला बेटा उन्होंने, इसी बात को बोलते हैं मैकेनिकल इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, कैथोड रे प्रोड्यूस ए मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट क्या होता है, इस पेडल व्हील का घूमना मैकेनिकल इफेक्ट कहलाता है। तो इन्होंने क्या है, इफ स्मॉल पेडल व्हील, इफ ए स्मॉल पेडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ विच स्टार्ट रोटेटिंग, विच स्टार्ट ए रोटेटिंग, वो क्या करता है बेटा, रोटेटिंग करता है, विच स्टार्ट रोटेटिंग indicate that कैथोड रे कंसिस्ट ए मटेरियल पार्ट। कैथोड रे के पास कैसा है बेटा, मटेरियल पार्ट है। क्या बात समझ में आई बेटा, पक्का। कैथोड रे क्या कंसिस्ट करती है बेटा, मटेरियल पार्ट को कंसिस्ट करती है। क्यों, क्योंकि भाई उससे आगे मटेरियल टकराया है, तो लोगों ने कहा चलो ठीक है मान लिया कि कोई पार्टिकल है, लेकिन उन्होंने कहा इस बात का क्या सबूत कि ये एनोड पे ही क्यों जा रहा है। उस वक्त हम जानते नहीं थे ना इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो हमने कहा हो सकता है नेगेटिव चार्ज हो, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, हो सकता है यहाँ से धक्का लग रहा हो, यहाँ से निकलते धक्का लग रहा हो, धक्के का ना रही हो, इस बात का क्या सबूत है कि ये एनोड पे क्यों जा रही है। तो इन्होंने इसको प्रूव करने के लिए एक छोटी बैटरी ली। क्या ली बेटा, एक छोटी बैटरी, ये जैसे ये है, ये छोटी बैटरी का पॉजिटिव एंड है, और ये छोटी बैटरी का क्या है बेटा, नेगेटिव एंड है। हमारी पास में, और उन्होंने एक छोटी बैटरी ली। अब कि सर इसको पॉजिटिव प्लेट, इसको नेगेटिव प्लेट क्यों बोला, इसको भी एनोड कैथोड बोल देते। अरे यार एक एनोड कैथोड पहले ही बोल दिया, अब मैं कहूँ एनोड एनोड, दो दो एनोड हो जाएंगे, कौन सा एनोड। इसलिए हमने इस वाली बैटरी के पॉजिटिव एंड को क्या बोल दिया, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव एंड को क्या बोल दिया, नेगेटिव प्लेट, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी बैटरी की बात हो रही है। बाहर वाले जो हमने छोटा सा इलेक्ट्रिकल प्लेट लगाया, तो देखो बेटा जो कैथोड रे ब्लैक वाली लाइन सीधी जा रही थी, एकदम सीधी, यहाँ चमक आ रही थी सीधी सीधी, हमने क्या किया बेटा, बैटरी ऑन की छोटी वाली, जैसे ही ऑन की तो जो चमक सीधी आ रही थी वो थोड़ी नीचे हो गई, जो यहाँ चमक आ रही थी वो यहाँ की नहीं आने, यहाँ आने लग गई, जो यहाँ आ रही थी वो यहाँ, और जो यहाँ आ रही थी वो नीचे, तो चमक नीचे हो गई। किसकी तरफ होगी बेटा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। फिर हमने बैटरी बंद कर दी, फिर सीधी हो गई, फिर चालू की, फिर हो गई नीचे, फिर चालू बंद की, सीधी हो गई, चालू करते नीचे। तो हमने कहा यार ये जो कैथोड रे है ये पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट होती है, लोगों ने कहा हो रही है, अट्रैक्ट तो हो रही दिख रहा है, जो सीधी जानी चाहिए थी वो जैसे चालू करते नीचे आने की कोशिश करती है, इसका मतलब ये कैथोड रे पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट होती है। और पॉजिटिव चार्ज से तो ओनली ओनली कौन अट्रैक्ट हो सकता है, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो सकता है। तो हमने कहा कैथोड रे कंसिस्ट है नेगेटिव चार्ज। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत है इसमें। तो हमने क्या कह दिया बेटा, when electrical field applied on a cathode ray they start deflect towards a positive plate which indicate that cathode ray consist a नेगेटिव चार्ज। कैथोड रे क्या कंसिस्ट करती है बेटा, नेगेटिव चार्ज कंसिस्ट करती है। बोलो कोई दिक्कत है, पक्का। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, हमें पता है कैथोड रे बेटा वो जिंक सल्फाइड से टकराई थी तो फ्लोरोसेंस हुआ था, तो हम ये बोल देते हैं कैथोड रे क्रिएट ए फ्लोरोसेंस। क्या जनरेट करती है बेटा, फ्लोरोसेंस जनरेट करती है। क्लियर है। नेक्स्ट ना कैथोड रे क्या करती है बेटा, अगर कोई थिन मेटल की सीट हुई तो उसे पेनिट्रेट कर जाती है, थिन सीट, मोटी नहीं, थिन सीट हो किसको बेटा, तो कैथोड रे पेनिट्रेट थ्रू थिन सीट ऑफ ए मेटल। हमारी भाषा में कैथोड रे क्या कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है थिन सीट ऑफ ए मेटल। अक्सर जैसा ही अक्सर तुम्हारी स्किन को पेनिट्रेट कर जाती है ना, वैसे थिन सीट क्या कर जाती है बेटा, पेनिट्रेट। नेक्स्ट देखो बेटा, कैथोड ये जो कैथोड रे हैं ये फोटोग्राफिक प्लेट रील देखिए आपने, पहले कैमरा आता था जो रील वाला कैमरा आता था, देखा होगा सबने, किसी ने रील वाला कैमरा आता था जिसमें रील डलती थी, वही वाला कैमरा, उसको फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस फोटोग्राफिक प्लेट पे जब गिरता है तो उसको खराब कर देता है।
ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब बेटा क्या हुआ, इतना सारा काम जूलियस पुलकर ने इन्होंने किया, इनको बहुत पैसा मिला। उन्होंने कहा आगे भी स्टडी करोगे क्या, कि बहुत कर ली, इतना पैसा मिल गया, अब रोटी खाएंगे और सोएंगे। तुम्हारी तरह रोटी खाओ, थोड़ा सा काम, थोड़ा सक्सेस मिलते रोटी खा के सोने लग जाता है। सेम कहानी इसने भी क्या किया, रोटी खाई और सोए के बस अब क्या जिंदगी में क्या चाहिए। डाल्टन को गलत प्रूव कर ही दिया और दुनिया को बता ही दिया क्या अहम चीज है, और उन्होंने यहीं पे काम खत्म कर दिया। फिर थॉमसन आया, थॉमसन ने ज्यादा काम नहीं किया, थोड़ा सा काम किया। सिर्फ थोड़ा सा, कितना सा, जैसे मान लो तुम्हारी मम्मी बहुत सेट, बहुत टेस्ट, बहुत मेहनत करके 2-2.5 घंटे में सब्जी बनाई ले रहे, और तुम वो सब्जी लेके गए और किसी को खिलाई और उसने कहा कि यार सब्जी में स्वाद नहीं है। तुमने वो सब्जी घर पे अंदर लाए और रसोई में लाके उस पर नमक डाला और कहा, अब खा के बताओ। तो उनका वाह, तुम्हारे तो हाथों में जादू है। तो तुमने किया क्या, नमक ही तो डाला था, लेकिन मेहनत किसकी थी, तुम्हारी मम्मी की थी 2-2.5 घंटे सब्जी लगाने में। तो वही काम थॉमसन ने किया, थोड़ा सा काम किया नमक डालने से, और कहा ये कैथोड रे इलेक्ट्रॉन है। कैथोड रे क्या है, इलेक्ट्रॉन। और दुनिया तब से यही जानती है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी। जिन्होंने 10th के बाद आर्ट्स ले ली उनको तो पता ही नहीं है कि मेहनत किसी और की थी। थॉमसन भाई साहब तो सिर्फ लड्डू खा के गए। अरे बात में, तो ये थॉमसन, आप तुमसे कोई पूछे तुम यही कहोगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने की थी। अरे बात में, जूलियस पुलकर का नाम है, नहीं लोगे। अब देखो बेटा नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ एनोड रे। अब जो यही एक्सपेरिमेंट को बेटा कई साल बीत गए, 30-40 साल, तो जूलियस पुलकर को कहा कि अब भी देख लो कि एनोड के पीछे, कैथोड के पीछे भी तो कुछ आया होगा। उन्होंने कहा कैथोड के पीछे कुछ नहीं आया, हमने कर रखा एक्सपेरिमेंट, सिर्फ एनोड के पीछे आया था, वो कैथोड रे थी जिसको थॉमसन ने गधे ने इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया, हमसे छीन लिया क्रेडिट, और कुछ नहीं आता, तुम में दम है तो तुम जाके कर लो। इसी एक्सपेरिमेंट को, सेम एक्सपेरिमेंट को गोल्डस्टीन ने उठाया। इसने उठाया बेटा, कुछ चेंज नहीं किया, सेम एक्सपेरिमेंट था, उस मैंने उसी डायग्राम को फिर से बनाया, इधर वाले पोर्शन को फिर से नहीं बनाया, वो वही चीज है, सिर्फ इधर वाले पोर्शन को लिया अपन ने। अब गोल्डस्टीन ने सोचा कि यार अगर किसी चीज में से नेगेटिव पार्ट निकला है तो ऑफकोर्स उसमें पॉजिटिव पार्ट भी होना चाहिए, और वो पॉजिटिव पार्ट कैथोड की तरफ जाना चाहिए, लेकिन कैथोड की तरफ कोई शाइनिंग नहीं आ रही थी। इसके पीछे रीजन है कि बेटा आपने जो एनोड में बहुत छोटे होल्स थे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, और हो सकता है पॉजिटिव पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल वो निकल नहीं पा रहा हो। जैसे आप मास्क लगाते हो तो उसमें से ऑक्सीजन के पार्टिकल निकल जाते हैं, लेकिन कोरोना का पार्टिकल तो जो निकल नहीं सकता, सो कॉल्ड, ऐसा कहते हैं, निकलता होगा पता नहीं, लेकिन सो कॉल्ड तो ये कहते हैं नहीं निकलता, क्यों, बड़ा पार्टिकल है क्या बेटा। तो सेम कहानी की हो सकता है यहाँ कैथोड में से ये निकल नहीं पा रहे हो, छोटे छेद में से, तो उन्होंने, इसने क्या किया बेटा, एक इलेक्ट्रोड लिया, इलेक्ट्रोड लिया और उसमें इलेक्ट्रोड में क्या कर दिया बेटा, होल्स ही होल्स कर दिया, क्या कर दिया बेटा, होल्स। भाई एक मेटल की प्लेट ली, उसमें दबा के क्या कर दिया, छेद कर दिए, और छेद करने से बेटा क्या हुआ, परफोरेट बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, तो उसका नाम हो गया परफोरेट इलेक्ट्रोड। क्या हो गया बेटा, तो परफोरेट इलेक्ट्रोड क्या है कि भाई एक इलेक्ट्रोड लो, उसमें होल्स कर दो, क्या कर दो बेटा, होल्स कर दो, अगर होल्स कर दोगे तो उसे क्या बोलते हैं, परफोरेट, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में। तो गोल्डस्टीन अंग्रेज था, उसने अपने हिसाब से कहा जिसमें छेद कर दिया उसको परफोरेट, नाम रख दिया परफोरेट इलेक्ट्रोड। अब कोई ये काम इंडियन करता तो इसका नाम हो जाता बेटा छेदीलाल इलेक्ट्रोड, या छेदी इलेक्ट्रोड, छेद किया हुआ इलेक्ट्रोड तो छेदी इलेक्ट्रोड, पर अपन ने तो किया नहीं था, तो उसके नाम को मानेंगे परफोरेट इलेक्ट्रोड। और इस परफोरेट इलेक्ट्रोड को लाके कैथोड पे टिका दिया, तो अगर इसको कैथोड पे कनेक्ट किया तो सिंपल सी कहानी, कैथोड पे जोड़ा, इसलिए नाम हो गया परफोरेट कैथोड, परफोरेट कैथोड। ये बात समझ में आई बेटा। जैसे उसने बेटा सेम एक्सपेरिमेंट में परफोरेट कैथोड जोड़ा, जो ये H+N+O+ निकले थे ना, ये सीधे तेजी से भागे, और ये किससे निकले बेटा, इसमें जो होल्स थे उससे निकले, और पीछे जाके जिंक सल्फाइड था उससे टकराए, और टकराते क्या आया बेटा, शाइनिंग आई, और शाइनिंग आते इसने कहा कि एनोड से, एनोड की तरफ से कोई चीज आ रही है, एनोड की तरफ से कोई चीज आ रही है, और कैथोड के पीछे उसकी शाइनिंग आ रही है, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया बेटा, एनोड रे, कि एनोड की तरफ से आ रही है, कहां से आ रही है बेटा, एनोड की तरफ से। सेम एक्सपेरिमेंट है कि सर इस वक्त ये इलेक्ट्रॉन भी जा रहे होंगे, हाँ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी जा रहे थे, पहले तो अपने ऊपर बना लिया, इसलिए दोबारा नहीं बना रहे, क्लियर है। शाइनिंग आना स्टार्ट हुई और नाम क्या रख दिया बेटा, एनोड रे, क्या नाम रख दिया, एनोड रे। बोलो कोई दिक्कत है, पक्का। तो देखो बड़ा ध्यान से कि जैसे नाम, इनका नाम रख दिया एनोड रे, उन्होंने कहा हमने डिस्कवरी कर दी एनोड रे की, तो देखो जूलियस पुलकर थोड़ी सी और मेहनत करता तो काम बन जाता, गोल्डस्टीन ले गया, क्या करके, एक इलेक्ट्रोड में छेद करके, क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत है इसमें।
तो क्या हुआ बेटा, इसको अपन क्या बोलते हैं कि Goldstein performed the same experiment using a perforate cathode and found that ray traveling from anode to cathode passes through canal. होल्स को क्या बोलते हैं, कैनल. एक स्पेलिंग थोड़ी गलत है, चैनल नहीं बोले कैनल. क्या बोल रहा है, कैनल. उसको होल्स को कैनल बोलते हैं, कैनल मतलब नहर. तो ये होल्स एकदम नहर जैसे लगे ना बड़े बड़े से, तो इन्हें कैनल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कैनल भी बोलते हैं. कैनल या होल, कैनल या होल, ये थोड़ा गलत लिख दिया इसने. कैनल या होल ऑफ कैथोड किससे पास हुई बेटा, ये जो कैथोड के अंदर जो होल बने हुए हैं या जो कैनल बनी हुई इनके थ्रू पास हुए, विच आर नॉन एज एनोड रे. और इनको कैनल रे भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कैनल, नहर वाला. कैनल स्पेलिंग गलत लिखी हुई, कैनल रे. आगे बात, इन्हें क्या बोलते हैं, कैनल रे. तो इनको कैनल रे भी बोलते हैं, परफोरेट रे भी बोलते हैं, क्योंकि परफोरेट इलेक्ट्रोड से आई थी और एनोड की तरफ से आ रही थी, इसने नाम क्या रख दिया, एनोड रे. नेक्स्ट है बेटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड रे. अगर मैं एनोड रे की कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो इसकी पहली दो कैरेक्टरिस्टिक तो सेम है. हाँ, पहली दो उसकी क्या थी कि वो तेज भागती है, ये भी तेज भागती है. सीधी चलती है, सीधी चलती है. मैकेनिकल इफेक्ट दिखाती है, मैकेनिकल इफेक्ट दिखाती है, क्योंकि ये मास है. क्लियर है, ये वो भी फ्लोरेसेंस करती है, ये भी फ्लोरेसेंस करती है. लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड का रोना अलग है. अगर मैं इस पे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाऊं, बाहर से एक छोटी बैटरी लूं और ये बैटरी का कौन सा एंड है, छोटा वाला एंड है, तो ये नेगेटिव प्लेट और ये बड़ा वाला एंड है, इसलिए बैटरी का ये पॉजिटिव प्लेट. बैटरी का ये नेगेटिव एंड और ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है. बोलो कोई दिक्कत है. अब बैटरी का ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव एंड है, हमने इसको चलाया, हमने इसको क्या कराया बेटा, ट्रेवल. जैसे ट्रेवल कराया तो ये सीधी जा रही थी, क्या जा रही थी बेटा, लेकिन जैसे बाहर से छोटी बैटरी को ऑन करता, जो एनोड रे सीधी जा रही थी वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी बेटा, नेगेटिव प्लेट की तरफ. किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी. हमारे पास में, और जैसे ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुई, हमने क्या कहा कि यार ये तो नेगेटिव से अट्रैक्ट होती है, और जो नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है उसमें खुद पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव. ये बात समझ में आई बेटा, इसलिए नाम क्या रख दिया बेटा इनका, पॉजिटिव रे. क्या नाम रख दिया, पॉजिटिव. बाकी डिट्टो क्या थी बेटा, सेम. लेकिन गोल्डस्टीन बहुत शाना था. यहां तक सबको समझ में आया बेटा, पॉजिटिव रे की डिस्कवरी कैसे हुई, क्लियर है. तो ये वाली बात आ गई समझ में. बट when electrical field is applied, anode ray deflect towards a negative plate which indicate that they consist a positive charge. इसलिए उनको पॉजिटिव रे भी बोल देते हैं, और जो एनोड कैथोड रे उनको नेगेटिव रे बोल देते हैं, क्योंकि उन पे चार्ज नेगेटिव था ना. अब नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, गोल्डस्टीन बहुत शाना था. उसने एक्सपेरिमेंट को यही खत्म नहीं किया, जुलियस पुल कर तो खत्म कर गए थे, और फिर किसी ने आके कहा कैथोड रे कौन है, इलेक्ट्रॉन. ये शाना था, इसने ये भी बात खत्म नहीं की. अब खुद सोच के देखो कि एक हाइड्रोजन है बेटा, उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है. अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो बताओ H प्लस कौन है, उसमें है क्या, तो क्या H प्लस वाले एनोड रे प्रोटॉन है, H प्लस वाले एनोड रे कौन है, प्रोटॉन. कि सर N प्लस वाली, तो नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन 7 न्यूट्रॉन है. अगर मैं इसमें से एक प्रोटॉन निकाल भी दूं, सर एक इलेक्ट्रॉन निकाल भी दूं, तो क्या N प्लस एक प्रोटॉन है कि बहुत सारी चीजें हैं, क्या मैं एक N प्लस को प्रोटॉन बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता. एक O प्लस को, पर इसने तो, इसको तो पता ही नहीं था, इसने कैसे बोला, इसने जो सबसे हल्की एनोड रे थी उसका नाम एनो प्रोटॉन रखा. इसने कहा कि सबसे हल्की एनोड रे का नाम क्या है, प्रोटॉन. लेकिन अपन तो समझ सकते हैं प्रोटॉन, अपन हिसाब से समझे तो H प्लस को प्रोटॉन ही बोलेंगे और किसी को थोड़ी बोलेंगे प्रोटॉन. भाई अपने को तो याद रखना है कि N प्लस प्रोटॉन रे, एनोड रे, सारी एनोड रे प्रोटॉन है क्या, नहीं. सारी एनोड रे प्रोटॉन कैसे हो सकती है, नाइट्रोजन में तो 7 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 न्यूट्रॉन है, कैसे एनोड रे, प्रोटॉन थोड़ी है. हाँ पॉजिटिव पार्टिकल है, एनोड रे बोलूंगा. जिसपे पॉजिटिव पार्टिकल था वो एनोड की इधर की कैथोड की तरफ गया था चल के, तो जितने पॉजिटिव पार्टिकल है सब एनोड रे. लेकिन सारे प्रोटॉन है. प्रोटॉन कौन है कि सर H प्लस वाला है प्रोटॉन है, उसने तो कहा सबसे हल्की है एनोड रे प्रोटॉन है. लेकिन हमें तो याद रखना है, अपने को कोई पूछ ले कि हाइड्रोजन H प्लस वाली प्रोटॉन क्या है, H प्लस वाली क्या है, तो हम कहेंगे एनोड रे. क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बचता तो एक ही प्रोटॉन ही है. इसमें कि कहां बच रहा है एक प्रोटॉन, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 न्यूट्रॉन होते हैं. अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल भी दूं तो ऑक्सीजन पे क्या बचेगा, 8 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन और 8 न्यूट्रॉन. क्या ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को मैं प्रोटॉन बोल सकता हूँ कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज है एनोड रे बोल दो. प्रोटॉन सिर्फ कौन है, हाइड्रोजन.
गोल्डस्टीन शाना था, ये पूरा बोल के गया था, लेकिन ये सारा काम किसका था बेटा? जूलियस पुलकर और उसकी टीम का, फ्राइडे व्राइडे का। लेकिन सारा क्रेडिट कौन लेके? गोल्डस्टीन और थॉमसन। क्लियर है? यहां तक समझ में आया बेटा? इसके आगे का अपन E/M रेशियो पढ़ेंगे बेटा कल। ठीक है, इसको पढ़ के आना बेटा अच्छे से ना, प्रो मोल वाला पोर्शन भी अच्छे से पढ़ लेना ना।